नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन बात इतनी दूर तक पहुंच जाए कि किस्से कहानियों में शामिल हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं बचता कि कहानी भी दमदार है और उसके किरदार भी दमदार है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का मामला कुछ इसी तरह का हो गया, जिससे जुड़ी नई नई कहानियों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुशांत और रिया की जिंदगी से जुड़े किस्से विक्रम बेताल की उन कहानियों की तरह सुनाए जा रहे हैं जिनमें राजा विक्रमादित्य के कंधे पर सवार बेताल अपने सवाल का जवाब मांगता रहता है और जब विक्रम मुंह खोलता है तो बेताल उड़ जाता है। लेकिन सदियों पहले लिखी गई बेताल पचीसी में भी शायद ही कोई सवाल इतना घुमावदार रहा होगा जितनी पेचीदा सुशांत की मौत की मिस्ट्री बन चुकी। प्यार, ब्रेकअप, रिश्तों की उलझन, अहम का टकराव, जलन, काला जादू, रुपयों की हेराफेरी और अब ड्रग्स की एंट्री, एक एक कर पता नहीं क्या क्या सामने आता जा रहा है। इस केस के रहस्यों के राज जानने से ज्यादा दिलचस्पी अब इस बात में हो चुकी है कि इस केस में रहस्यों की कितनी परतें हैं। अब तक की जांच में सुशांत की दोस्त रिया और उनके भाई शौविक की भूमिका इस तरह से सामने आ गई है कि इसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में यह शीशे की तरह साफ हो चुका है कि शौविक के रिश्ते या जान पहचान ड्रग्स के कारोबारियों से थे और शौविक इनसे ड्रग्स खरीदता था। अब यह जांच की जा रही है कि नशा कारोबारियों के रिश्ते इस केस से जुड़े बाकी किरदारों से भी हैं या नहीं। एक एक कर नशे के कारोबारियों को शिकंजे में लिया जा रहा है। एनसीबी के पास अगर सुशांत मामले का एक छोर है तो उसका दूसरा सिरा सीबीआई के हाथ में। इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुए 12 दिन हो चुके हैं। उसकी पूछताछ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। एनसीबी रिया और उसके भाई के ड्रग्स कारोबारियों से रिश्ते की पड़ताल में लगी है, तो सीबीआई रिया के माता पिता से यह जानने में लगी है कि क्या उनके बेटे और बेटी के रिश्ते ड्रग्स कारोबारियों से थे। 8 घंटे रिया के माता पिता से हुए सवाल जवाब में सीबीआई ने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि आखिरी दिनों में रिया और सुशांत के रिश्ते कैसे थे। इस केस में एक परिवार रिया का है, दूसरा सुशांत का है। जितने सवाल रिया के परिवार से हो रहे हैं उतने ही सवालों के जवाब सुशांत के परिवार को भी देने हैं, क्योंकि दोनों ही खुद को पीड़ित बता रहे हैं। प्यार, तकरार और नशे के कारोबार में उलझी इस कहानी में कितने पेच हैं और देश की 3 बड़ी केंद्रीय एजेंसियों की जांच अब तक कहां पहुंची, यह जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उर्दू के एक मशहूर उपन्यासकार हुए इब्ने सफी, जिन्होंने सस्पेंस और रोमांस से भरी ऐसी नॉवेल्स लिखी जिनने 50 और 60 के दशक में भारत और पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका और यूरोप तक में हलचल मचा दी। इब्ने सफी की एक नॉवेल थी कुएं का राज, जिसका हीरो सांप के जहर से नशा करता था। उसने इसके लिए एक नेवला भी पाल रखा था। नशे की वैसी ही कहानियां आज भी दोहराई जा रही हैं। बस अंतर यह आ गया है कि अब ये कहानियां किताबों से निकलकर हकीकत की दुनिया में नजर आने लगी। ग्लैमर और चकाचौंध भरी दुनिया में इस नशे को ड्रग्स के नाम से पुकारा जाता है। वैसे मेडिकल साइंस की भाषा में ड्रग्स को दवाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब तक ये ड्रग्स किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दर्द मिटाने की बजाय मौज मस्ती के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल शुरू हो जाए तो रास्ता वहां पहुंच जाता है जहां से वापसी आसान नहीं हो। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना कठिन, लेकिन सुशांत केस से जुड़ी जांच ड्रग्स के इस्तेमाल और उनकी सप्लाई तक पहुंच चुकी। पहले रिया की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात सामने आई। अब रिया के भाई शौविक का नाम ड्रग्स पेडलर से जुड़ने की खास ये खबर आ रही है। सब खबरें ही हैं, सब अटकलें ही हैं, सब अभी बता ही रहे हैं कि ऐसा है, जान पहचान है, रिश्ते हैं। बात कभी कभार या अनजाने में ड्रग्स पेडलर के सामने पड़ जाने की होती तो कुछ हद तक अनदेखी भी की जा सकती थी। लेकिन आरोप तो यह है कि यहां कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। जिसको देखो उसी का नाम ड्रग्स के रैकेट से जुड़ता जा रहा है। रिया की एक चैट में तो यह भी अंदेशा लगाया गया कि उनका भाई शौविक ड्रग्स की डिलीवरी में भी शामिल हो सकता है। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के इन धंधेबाजों को पकड़ने के लिए कमर कस ली है तो अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों को ड्रग्स के
डी गैंग से जोड़कर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर ड्रग्स माफिया के ये तार वाकई पकड़ में आ गए तो जरा सोचिए कि कितने बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ड्रग्स के फंदे में रिया और भाई शौविक। रिया के खिलाफ ड्रग्स डीलर की गवाही। एनसीबी ने किया ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में धीरे धीरे यह उजागर हो रहा है कि सिनेमा की दुनिया में ड्रग्स की जड़ें कितनी गहरी हैं। सबसे पहले ईडी को रिया के फोन से ड्रग्स के बारे में चैट मिली। उसके बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस केस की जांच शुरू की तो उजले पर्दे के पीछे की काली दुनिया की हकीकत सामने आने लगी। एनसीबी की टीम ने मुंबई के 3 ड्रग्स डीलरों को धर दबोचा है, जिनके तार रिया के भाई शौविक से जुड़े हैं। शौविक के ड्रग्स डीलरों से संबंध सामने आने के बाद रिया पर भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि रिया की चैट में कई बार इस बात का जिक्र आया है कि क्या शौविक ड्रग्स खरीद कर डिलीवर करा सकता है। और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शौविक ड्रग्स तस्करों के जाल से घिरा हुआ है। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक ये वो ड्रग्स कंपनी है जिसके तार रिया के भाई से जुड़े हैं। इनमें ड्रग्स डीलर बासित, ड्रग्स डीलर सूर्यदीप मल्होत्रा, ड्रग्स डीलर जैद और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा शामिल हैं। ड्रग्स से जुड़े इन लोगों का पर्दाफाश किया है एनसीबी ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैद नाम के शख्स को मंगलवार को हिरासत में लिया था और बुधवार की सुबह जैद को पकड़ने के बाद इस ड्रग्स जाल का पर्दाफाश किया है। एनसीबी ने जैद नाम के ड्रग्स डीलर को पकड़ा है। जैद नाम का यह ड्रग्स डीलर मुंबई के बांद्रा का रहने वाला है। एनसीबी अधिकारियों ने ड्रग्स डीलर जैद के शौविक से सीधे संबंध का दावा किया है। यही नहीं, एक और ड्रग्स डीलर बासित भी पकड़ा गया। बताया गया कि ड्रग्स डीलर बासित शौविक का दाहिना हाथ है। बासित ने ही शौविक को ड्रग्स डीलर जैद का नंबर दिया था, जिसके बाद शौविक ने 17 मार्च को जैद से ड्रग्स खरीदा था। इन दोनों के अलावा सूर्यदीप नाम का तीसरा ड्रग्स डीलर भी पकड़ा गया है। बताया जाता है कि सूर्यदीप के तार ड्रग्स डीलर जैद से जुड़े हैं। जिस बासित को एनसीबी ने उठाया है उसका घर बांद्रा वेस्ट में है, जिसके पिता से न्यूज 18 ने बातचीत भी की। रिया और शौविक ड्रग्स कंपनी से जुड़े जैद के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापा भी मारा। बांद्रा के इस घर में छापेमारी में एनसीबी को 9 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी भी बरामद हुई। बता दें कि शौविक से कनेक्शन के मामले में जैद को गिरफ्तार किया गया है। जैद ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में खुलासा किया कि उसने यह पैसा ड्रग्स की खरीद फरोख्त से कमाया है। रिया चक्रवर्ती के फोन से बहुत पहले ही ऐसे चैट मिल चुके हैं जिनमें वो सैमुअल मिरांडा से और गौरव आर्या नाम के ड्रग्स डीलर से नशे की सिगरेट डूबी के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन अब जो ड्रग्स डीलर दबोचे गए हैं उन्होंने रिया और भाई शौविक के बारे में ऐसी गवाही दी है जो दोनों को सजा दिलाने का आधार बन सकती है। एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग्स डीलर जैद ने रिया के भाई शौविक के कई राज बेपर्दा किए हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ड्रग्स डीलर जैद ने 10,000 रुपए में 5 ग्राम ड्रग्स 2 लोगों को दिए थे। ये 2 लोग जैद से 17 मार्च 2020 को ड्रग्स लेने आए थे। 17 मार्च 2020 को सैमुअल मिरांडा और जैद की फोन लोकेशन एक ही जगह की मिली है। सूत्रों के मुताबिक शौविक ने मिरांडा को जैद का नंबर दिया था और शौविक को जैद का नंबर ड्रग्स डीलर बासित ने दिया था। एनसीबी को शक है कि मिरांडा ने ही 17 मार्च 2020 को शौविक के लिए जैद से ड्रग्स खरीदे थे। एनसीबी के शिकंजे में आया रिया का भाई शौविक फंसता जा रहा है, क्योंकि रिया का भाई शौविक अब ड्रग्स तस्करों से घिरा नजर आ रहा है।
खबर यह भी है कि इन ड्रग्स तस्करों ने ड्रग्स सप्लाई के लिए अनूठा तरीका अपनाया था। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि बांद्रा में जैद की खाने की दुकान है। इस दुकान की एक ब्रांच अंधेरी में भी है। जानकारी के मुताबिक जैद और उसके साथी खाने के पैकेट में ड्रग्स डिलीवरी करते थे। रिया सैकड़ों बार कह चुकी हैं उनके रिश्ते किसी ड्रग्स डीलर से नहीं हैं और वो ड्रग्स लेती भी नहीं है। लेकिन अब रिया की दोस्त श्रुति मोदी के वकील ने ही दावा कर दिया है कि रिया और भाई शौविक ड्रग्स लेने के आदी हैं और इनके साथ सुशांत भी ड्रग्स लेते थे। पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी। और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे। सुशांत केस में सबसे पहले कारोबारी गौरव आर्या का नाम सामने आया था, लेकिन उसके बाद से लगातार ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं जो इस केस में हर पल नई कड़ी को जोड़ रही हैं। यही वजह है कि सुशांत के पिता के वकील वरुण सिंह ने भी इस केस में रिया और शौविक के ड्रग्स वाले एंगल से इनकार नहीं किया है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि सुशांत की बिना जानकारी के उन्हें ड्रग्स दिए जाते रहे होंगे। I'm sure there is a very good credible reason, because ऐसी top investigative agencies ऐसे अगर केस रजिस्टर कर रहे हैं, so I'm sure they have good reasons to register it, and if they are divulging information which is credible enough to keep them convict them under the NDPS Act or any other act for that matter, I'm sure it will come to its logical conclusion. अभी जैसे जैसे informations बढ़ रही हैं उस तरह से तो लग रहा है कि हाँ कुछ ज़रूर उसमें कुछ इस साइड में भी कुछ हो सकता है। सुशांत सिंह की मौत की जांच में जब से ड्रग्स का एंगल निकलकर सामने आया है, तब से ये अंदेशा जताया जाने लगा है कि ड्रग्स माफिया के तार सिनेमा जगत से गहरे तक जुड़े हुए हैं और अगर इस केस की जांच ढंग से की जाए तो हिंदी सिनेमा के कई बड़े नाम इसमें फंस सकते हैं। ड्रग्स माफिया की इस जंग में अभिनेत्री कंगना रनौत भी लगातार बयान जारी कर रही हैं। कंगना ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने मशहूर कलाकारों को अपनी डोपिंग टेस्ट कराने की चुनौती दी है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा है, मैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशल से ड्रग्स की जांच के लिए अपने खून के नमूने देने की अपील करती हूँ। अफवाह है कि ये कोकेन के आदी हैं। मैं चाहती हूँ कि ये लोग अफवाहों को झूठा साबित करें। अगर इनके खून के नमूने साफ आते हैं तो ये युवा लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कंगना रनौत ने हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों को खुली चुनौती दे दी है और ड्रग्स एंगल में राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। ये नशे के ड्रग्स के रैकेट को भी पकड़ना जरूरी है, बॉलीवुड की सफाई भी होनी चाहिए। और क्या इसका कोई रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। एनसीबी ने इसमें अच्छा जांच शुरू किया है और चूंकि एक ड्रग्स का एंगल इस पूरे मामले में आया है तो होना भी चाहिए। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स एंगल में पकड़े गए तस्करों को 3 अगस्त की सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस केस में पकड़े गए ड्रग्स तस्कर बड़े गवाह साबित हो सकते हैं जो कई बड़े राज का खुलासा कर सकते हैं। साल 2003 में प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती। उस फिल्म की हीरोइन अंतरा माली फिल्मों में काम करने के लिए घर से भाग जाती और फिर शुरू होती है संघर्ष की ऐसी दास्तान जिसमें एक छोटा सा रोल पाने के लिए भी न जाने किस किस तरह के लोगों से उसका पाला पड़ता। बरसों से असलियत के दुनिया में भी ऐसा ही चल रहा। कभी कोई लड़की माधुरी दीक्षित बनने का सपना लिए मुंबई का रुख करती है तो कभी कोई लड़का अमिताभ या शाहरुख बनने का ख्वाब सच करने के लिए मुंबई पहुंच जाता। सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी इसी फेरिस्त में जुड़ा है। हिंदी फिल्मों का हीरो बनने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी छोड़ दी थी। सुशांत ने फिल्मों और स्टेज पर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया। फिर उन्होंने सीरियलों के रास्ते धीरे से एक्टिंग की दुनिया में जगह बना ली थी। जब सपनों ने उड़ान भरनी शुरू की तो सुशांत ने भी अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। सुशांत ने अपनी 50 ऐसी चीजों की विश लिस्ट तैयार कर रखी थी जिनमें
हवाई जहाज उड़ाने से लेकर नासा में ट्रेनिंग लेने का सपना भी शामिल था। कुछ सपने सच हुए, कुछ बाकी रहे, क्योंकि धीरे धीरे सुशांत का सामना फिल्मी दुनिया की कड़वी सच्चाई से होने लगा था। जब सुशांत को समझ में आ गया कि ग्लैमर की दुनिया का एक ही नियम है, अनसर्टेनिटी इज सर्टेन, यानी और कुछ नहीं हो या ना हो, लेकिन अनिश्चितता निश्चित है। सुशांत जब इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखने की जंग लड़ रहे थे तो उन्हें किसी के साथ की जरूरत महसूस हुई। शायद सुशांत ने पहले रिया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उसका पता लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक लगी हुई है। सुशांत के परिवार पर बड़ा आरोप। रिया और सुशांत के बहनों के बीच पैसे की जंग। सुशांत के डिप्रेशन के बारे में जानता था परिवार। सुशांत सिंह के परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने पैसों के लालच में सुशांत सिंह को अपने वश में करने के लिए उन्हें धोखे से ड्रग्स दिए और डिप्रेशन के नाम पर सुशांत को गलत दवाएं भी दी। सुशांत के परिवार का दावा रहा है कि सुशांत को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, लेकिन अब इस केस में सुशांत की बहनों के अहम बयान सामने आए हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास सुशांत की तीनों बहनों के उस बयान की कॉपी है जो उन्होंने सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस को दिए थे। सुशांत की तीनों बहनों नीतू, प्रियंका और मीतू के बयानों की एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस बयान में तीनों बहनों ने सुशांत के जिंदगी और उनकी फिल्मी कामयाबी से लेकर उनकी मानसिक बीमारी तक का जिक्र किया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में उनके परिवार को पहले से जानकारी थी। इन बयानों में जिक्र है कि सुशांत डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा लेते हैं। इसकी भी जानकारी पूरे परिवार को थी। सुशांत की बहन नीतू और मीतू ने पुलिस को बताया था कि सुशांत से उनकी तबीयत के बारे में पहले भी 4 बार बात हुई थी। बहनों के बयान के मुताबिक सुशांत ने मानसिक स्थिति के बारे में सबसे पहले 2013 में उनको बताया था। इससे पहले सुशांत और उनकी बहन प्रियंका सिंह के बीच दवाओं के बारे में चैट की गई थी। सुशांत और प्रियंका के बीच ये चैट 8 जून को हुई थी, जिसमें प्रियंका ने उनको दिल्ली के डॉक्टर से दवा की पर्ची बनवाने की बात भी की थी और दवाओं की पर्ची भेजी भी थी। ये पर्ची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर से लिखवाई गई थी, जिसमें डिप्रेशन, तनाव, चिंता और नींद नहीं आने की बीमारी की दवाएं लिखी गई थी। स्क्रीन पर नजर आ रहा ये वही पर्चा है जिसमें सुशांत की दवाएं लिखी हुई थी। अब 8 जून की वो चैट भी देखिए जिसमें सुशांत की बहन उन्हें दवाओं के बारे में बता रही है। जानकारी के मुताबिक सुशांत और उनकी बहन के बीच यह बातचीत 8 जून को रिया चक्रवर्ती के घर छोड़कर जाने से पहले की है। इस चैट में सुबह 4:18 पर प्रियंका अपने भाई सुशांत को सलाह दे रही हैं कि 1 हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद नेक्सिटो लो, लोनाजेब साथ रखो, एंजाइटी हो तो लेना। सुशांत ने 4:48 पर जवाब दिया, ओके सोनू दी। इसके बाद सुशांत ने सुबह 5:11 पर लिखा कि कोई भी ये दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं देगा। जवाब में प्रियंका ने 5:12 पर लिखा कि मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर प्रियंका ने सुबह 5:28 पर मैसेज लिखा कि मेरी दोस्त तुमको मुंबई के अच्छे डॉक्टरों से मिलवा देगी, सब कुछ गोपनीय रहेगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। इसके बाद प्रियंका सुबह 7:09 पर सुशांत को मैसेज करती है कि यह पर्ची दिल्ली के डॉक्टरों की है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 7:15 पर सुशांत ने लिखा, ओके सोनू दी। सुशांत के लिए बांद्रा के जिस मेडिकल स्टोर से 2 बार दवाई खरीदी गई थी, उसकी पर्ची भी सामने आई है। सुशांत के लिए पहली बार डॉक्टर निकिता शाह के प्रिस्क्रिप्शन पर इस मेडिकल स्टोर से 31 अक्टूबर 2019 को 400 रुपए की 3 दवाइयां खरीदी गई थी।
इसके बाद डॉक्टर करसी चावड़ा के प्रिस्क्रिप्शन पर 10 जनवरी को इसी साल दूसरी बार 2500 की 9 दवाइयां खरीदी गई थी। दोनों बार ये दवाइयां 10 दिन की खरीदी गई थी। मेडिकल स्टोर मालिक के मुताबिक ये दवाएं नींद न आने और मानसिक रोग की थी। मेडिकल स्टोर के मालिक से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सुशांत नहीं बल्कि उनका स्टाफ या कोई ड्राइवर जो है ये दवाएं लेने आता था। साफ तौर पर यह है कि जिस तरह से जो दवाएं रिसिप्ट में लिखी गई हैं, जो न्यूज 18 के हाथ रिसिप्ट लगी है उन दवाओं की, उसमें जो दवाएं की रिसिप्ट लिखी गई उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ये दवाएं खास तौर पर स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों में इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसे में सवाल जो यही सामने आ रहा था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत जो है वो डिप्रेशन में थे और कोई दवाएं ले रहे थे। अब उसका कहीं ना कहीं खुलासा होता दिख रहा है कि जो दवाएं खरीदी जाती थी, हालांकि जो मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया जो न्यूज 18 से कि 2 बार 10-10 दिनों के लिए दवाएं खरीदी गई थी और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत कैप्री हाइट जहां पहले वो रहते थे वहां से माउंट ब्लैक जो बिल्डिंग है कार्टर रोड पर वहां शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उनके पास से दवाएं नहीं गई। जिस मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी गईं, उस स्टोर के मालिक से भी न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उनका पारी हिल रेसिडेंस था, जो पारी हिल में वो रहते थे, तो उनकी जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई थी वो एक स्लीप डिसऑर्डर के लिए रहती है। ऐसे एक्टर्स उनको बाहर जाना होता है शूटिंग के लिए, तो उनकी जो जैकेट वगैरह होती है उनके, तो उनके लिए वो स्लीप डिसऑर्डर के लिए उनको मेडिसिन डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उनको एग्जामिनेशन करने के बाद। ये दवा बेसिकली रिलेटेड नींद की थी, एंजाइटी के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत जो दवाएं लेते थे उनमें ज्यादातर तनाव, डिप्रेशन, नींद न आने और एंजाइटी यानी चिंता और बेचैनी जैसी बीमारियों के मरीजों को दी जाती है। पर्चे के मुताबिक सुशांत की पहली दवा है लोनाज़ेप। यह दवा बेचैनी, तनाव और पैनिक अटैक होने पर दी जाती है। दूसरी दवा है डैक्सिट। इस दवा को डिप्रेशन की शिकायत होने पर दिया जाता है। अगली दवा है फ्लूनिल। यह भी डिप्रेशन के मरीज को दी जाती है। इसके बाद पर्चे पर दर्ज है एटीवैन। यह दवा गंभीर किस्म की एंजाइटी होने पर दी जाती है। अगली दवा है क्यूटिपिन। यह दवा मानसिक स्थिति बिगड़ने पर मरीज को दी जाती है। इसके बाद है मेलेटोनिन। यह दवा नींद से जुड़ी दिक्कतों के लिए दी जाती है। मोडालर्ट नाम की दवा दिन में बहुत नींद आने की शिकायत पर दी जाती है। और एटिलाम पॉइंट एंजाइटी और अनिद्रा के मरीज को दी जाती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद सुशांत की बहनों ने अपने पिता के वकील विकास सिंह से मुलाकात कर सलाह भी ली। सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनें नीतू, मीतू और प्रियंका अपने कानूनी सलाहकार और वकील विकास सिंह से मिलने के लिए डिफेंस कॉलोनी के उनके आवास पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं B50 डिफेंस कॉलोनी। यहीं पर आज तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो सुशांत सिंह राजपूत की जो तीनों बहनें हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील विकास सिंह से उन्होंने बातचीत की है। सुशांत की बहनों के बयान के बीच सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने सुशांत के परिवार पर बड़ा हमला बोला है। इस केस में रिया के साथ ही श्रुति मोदी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। श्रुति मोदी के वकील ने दावा किया है कि सुशांत की बहनों की नजर उनकी प्रॉपर्टी और पैसों पर थी। तीनों बहनों ने मिलकर सुशांत को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी। वकील अशोक सरावगी के मुताबिक सुशांत अपनी तीनों बहनों से परेशान हो चुके थे। उन्होंने दावा किया कि सुशांत ने 14 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा था और बहनों की कोशिश इंश्योरेंस की रकम पाने की है, इसीलिए आत्महत्या को हत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 14 करोड़ का बीमा था और शायद बीमे की रकम जो है अनलेस की अबेटमेंट की बात आती है सुसाइड के लिए या हत्या की बात आती है तब तक बीमा कंपनी रिलीज नहीं करती। तो हो सकता है अगर ऐसा कोई बीमा रहा होगा तो असली फाइट जो है उसी के लिए है। सुशांत की बहनों का बयान सामने आने के बाद लगे आरोपों पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी अपनी सफाई पेश की है। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का। सुशांत की मौत को 2.5 महीने बीत चुके हैं और इस केस में हर रोज ड्रग्स से लेकर बार पलटवार का एक नया मुद्दा सामने आ रहा है। फिलहाल 3 केंद्रीय एजेंसियां इस केस की जांच में जुटी हैं और इनकी जांच ही तय करेगी
कि इस मामले का सच क्या है। चीन है कि मानता नहीं। 1962 की जंग के बाद पिछले 58 साल में एलएसी पर कभी इतना तनाव नहीं महसूस किया जितना इन दिनों नजर आ रहा। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लगभग 2.5 महीने हो गए। तनाव घटाने के लिए दोनों देशों के आला अफसरों के बीच 20 बार से ज्यादा बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। वैसे चीन का इतिहास भी ऐसा ही कुछ रहा है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि चीन और धोखेबाजी का चोली दामन का रिश्ता है। जब भी भारत और चीन के रिश्तों का जिक्र आता है तो कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा याद आता है, कभी पंचशील समझौते की कड़वी यादें ताजा हो जाती हैं। हकीकत यह है कि पंचशील समझौते के बाद चीन ने जो किया वही उसकी असलियत है। बात लगभग 66 साल पहले 29 अप्रैल 1954 की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर चाओ एन लाई ने एक समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते को पंचशील समझौते का नाम दिया गया। वैसे तो पंचशील समझौता बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए हमला न करने की बात कही थी। लेकिन चीन के मुंह में पंचशील था और बगल में छुरी थी। पंचशील समझौते से पहले चीन बौद्ध धर्म के दुनिया के सबसे बड़े केंद्र यानी तिब्बत को धोखे से हड़प चुका था। लेकिन भारत मुखौटे के पीछे छिपे चीन के असली चेहरे को नहीं समझ सका और चीन ने वही किया जैसा उसका मंसूबा था। चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक में एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया और शांति की बात कहकर भारत के साथ ऐसा धोखा किया जिसकी टीस आज भी भारत में महसूस की जाती। 62 की जंग में मिली हार के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था, हम दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे, एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। भारत ने चीन के इस धोखे से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद कभी भी चीन पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती नहीं की। लेकिन चीन पर अब भी 1962 की जंग का नशा बरकरार है। इस नशे में वो ये भी भूल गया है कि 2020 का हिंदुस्तान 1962 वाला देश नहीं है। तब से अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। ये 2020 का भारत है। न धोखा देगा न धोखा खाएगा। इसकी एक नहीं दो झलकियां हम चीन को दिखा भी चुके हैं। 15-16 जून की रात को गलवान में, 29-30 अगस्त को पेंगोंग त्सो की झील के पास। चीन को अपमान का ऐसा कड़वा घूंट पीना पड़ा है जिसके बारे में उसने सपने में नहीं सोचा होगा। इसके बाद भी चीन नहीं माना तो भारत ने चीन को उसी के जाल में फंसाने के लिए एक फुल प्रूफ गेम प्लान तैयार कर दिया, जिसमें चीन का चित होना तय। डोकलाम और गलवान में भारत ने चीन को सबक सिखाकर छोड़ दिया था, लेकिन जब पेंगोंग में भी चीन ने वही हरकत की तो भारत को मजबूरन अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। और इस बदली रणनीति ने एलएसी से लेकर बीजिंग तक हाहाकार मचा दिया है। इसका सबूत यह है कि अब चीन ही नहीं बल्कि उसका दोस्त पाकिस्तान भी चीन की जबरदस्त हार पर आंसू बहा रहा है। चीन को भारत के करारे जवाब ने पाकिस्तान को पूरी तरह दहला दिया। इन दिनों पाकिस्तान का मीडिया चीन पर भारत के विजय अभियान की खबरों से भरा पड़ा है। हिंदुस्तान ने जो अचीव करना था वो कर लिया। चाइना के पास क्या ऑप्शंस हैं? पूरा निगोशिएट जो वो कर रहे थे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर, जो वो ऑलमोस्ट नाकाम हो गए हैं। वो जो चाह रहे हैं कि जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के मीडिया में लद्दाख में भारत की कार्रवाई को लेकर यह दहशत इस बात का सबूत है कि चीन को पेंगोंग में किस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान मीडिया में लद्दाख में भारत की कार्रवाई को लेकर इस हलचल की कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने यहां चीन के सैनिकों को एक दो नहीं बल्कि कई पटखनी दी। इसके साथ ही भारत ने उन सभी इलाकों को मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया जिन पर चीन की गिद्ध नजर लगी हुई थी और वो इन पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था।
भारत और चीन के बीच जारी विवाद को सुलझाने के लिए पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत की मेज पर चीन कई बातों पर राजी तो हो जाता है, लेकिन जब उन समझौतों को जमीन पर उतारने की बात आती है तो वो मुकर जाता है। ऐसा ही उसने पेंगोंग में नो मैंस लैंड को लेकर किया। पहले तो उसने पेंगोंग की कुछ चोटियों को नो मैंस लैंड घोषित करने की बात कही, लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी। उसने तो उन सब इलाकों में अपने लाल झंडे को गाड़ने की एक प्लानिंग कर ली थी। पेंगोंग झील को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद काफी पुराना है। इस इलाके में सैनिकों की गश्त और अस्थायी निर्माण को लेकर विवाद चलता रहता है। गलवान हिंसा के बाद जब विवाद बढ़ा तो भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने बैठक कर पेंगोंग इलाके में नो मैंस लैंड बनाने पर सहमति जताई, लेकिन चीन ने इस सहमति की आड़ में एक साजिश रच डाली, जिसकी खबर वक्त रहते भारत को मिल गई और इसके बाद पेंगोंग में शुरू हुआ भारत का विजय अभियान। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की सभी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। अब ब्लैक टॉप के साथ साथ आसपास की हर पहाड़ी पर तिरंगा लहरा दिया गया है। ये सभी पहाड़ियां LAC के इस पार भारत की जमीन पर हैं। दरअसल इन पहाड़ियों को नो मैंस लैंड बनाने पर सहमति हुई थी, लेकिन इस सहमति की आड़ में चीन इन पहाड़ियों पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत को उसकी साजिश की खबर मिल गई, जिसके बाद भारत ने चीन से पहले ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली सभी पहाड़ियों को मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया। इन पहाड़ियों को कब्जे में लेने के बाद पता चला कि चीन ने नो मैंस लैंड की आड़ में इन पहाड़ियों पर अपने सर्विलांस सेंटर बना लिए थे, जिन्हें अब ध्वस्त कर दिया गया है। यही नहीं, चीन ने यहाँ जासूसी के लिए कैमरे भी लगाए थे, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। चीन पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर जो पहाड़ियां हैं, उन पर जो नो मैंस लैंड बनाना चाहता था, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। उसको समझना चाहिए। दरअसल ये बहुत ही निर्जन और सुनसान इलाका है या पहाड़ियां हैं, जिस पर सैनिक या जो सेनाएं हैं दूर से नजर रखती हैं। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन चीन ने, क्या कहना चाहिए, चालबाज चीन ने यही रणनीति बनाई कि इधर समझौते के तौर पर भारत को इंगेज किया जाए, लाया जाए और उधर उस पर कब्जा कर लिया जाए। भारत इस बार इस बात को भाप गया। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे को लेकर चीन इतना क्यों बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा आप इस जगह को देखकर समझ सकते हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर LAC फिंगर 8 के पश्चिम की ओर झुकती हुई निकलती है। इस जगह पर रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अहम ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है और थाकुंग का इलाका है, और इसी जगह पर पॉइंट 5167 भी मौजूद है। इससे थोड़ी दूरी पर चुशूल हाइट्स हैं, जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हो रही है। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में ही रेजोंगला और रेचिनला है, जहां भारत ने अपनी सेनाएं तैनात की हैं। इससे थोड़ी दूरी पर LAC के उस पार स्पांगुरसो झील है, जो चीन में है। चीन ने यहां अपने सैनिक तैनात किए हैं। चुशूल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच हुए समझौते के बाद ब्लैक टॉप और आसपास की कई पहाड़ियों को नो मैंस लैंड बनाने पर सहमति बनी, लेकिन चीन ने घुसपैठ कर यह बता दिया कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। इसके बाद भारत ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। गांगछो के दक्षिणी शोर पर आकर चीन यथास्थिति को बदलना चाहता है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को बदलना चाहता है और नॉर्थ बैंक पर फिंगर 4 to फिंगर 8 के इलाके में जो बैठा हुआ है उसको डेप्थ प्रदान करना चाहता है। उसकी मंशा है कि वो इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में करे और चुशूल डिफेंसेस को खतरा पहुंचाए। चीन पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में मौजूद पहाड़ियों पर कब्जे के लिए बुरी तरह से बेचैन है। यही वजह है कि वो इन जगहों पर लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन के सैनिक हर रात अंधेरे का फायदा उठाकर
दक्षिणी पेंगोंग इलाके में भारत की पहाड़ियों पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना नाकाम कर दे रही है। इससे साफ है कि चीन दक्षिणी पेंगोंग में कब्जे के लिए बेचैन है। यही वजह है कि वो हर रोज रात में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 29-30 अगस्त की रात ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की। 31 अगस्त की रात फिर चीन के सैनिक भारत की 3 जगहों पर घुसपैठ की नीयत से पहुंचे। 1 सितंबर को भी चुमार में चीन के सैनिकों ने आक्रामकता दिखाई, लेकिन हर बार भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। वो बहुत परेशान हो गया है, एक तरीके से उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हिंदुस्तान ने आखिर कर क्या दिया। लेकिन इसके साथ साथ वो वार्ता भी ढूंढ रहा है, क्योंकि अब उसको फेस सेविंग के लिए उसका एक ही रास्ता है और वो है वार्ता। याद रहे कि हम उससे पहले जब बातचीत चाइनीज से कर रहे थे तो चाइनीज हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और शायद वो हमारी बातचीत करने को एक कमजोरी समझ रहे थे। चीन की लगातार हो रही कोशिशों से साफ है कि पेंगोंग झील का दक्षिणी इलाका रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और चीन यहां कब्जा जमाकर भारत को कमजोर करने का ख्वाब देख रहा है। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में ब्लैक टॉप है। यह ठीक उस जगह पर है जहां से LAC गुजरती हुई पेंगोंग झील के फिंगर 8 को छूती है। दक्षिणी पेंगोंग में ही रेजोंग ला और रिकिन ला मौजूद है। ब्लैक टॉप और इस जगह मौजूद पहाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस जगह से दक्षिण में रेजोंग ला और रिकिन ला तक नजर रखी जा सकती है। साथ ही ब्लैक टॉप से पेंगोंग झील में चीन की साजिश को भी नाकाम किया जा सकता है। इस दक्षिणी पेंगोंग में कब्जा होने से इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। चीन इसी वजह से इस जगह पर लाल झंडा लहराने की कोशिश में है। चीन को कड़ा संदेश मिल चुका है, भारत इस बारी बहुत ही सीरियस है। ना भारत पीछे हटने वाला है, ना भारत झुकने वाला है, लेकिन फिर भी चीन की तरफ से कोशिश रहती है कि वह अपने दुश्मन को डरा धमकाकर चुप कराए। इसीलिए चीनी मीडिया अब दोबारा उसी हरकतों में आ गया है। चीन ने पहले पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि चीन की लाल सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस हार के बाद चीन की सेना और सरकार पूरी दुनिया में ये राग अलाप रहे हैं कि भारत ने उकसाने वाली कार्रवाई की है, जबकि सच्चाई ये है कि दक्षिणी पेंगोंग इलाके में भी अब तक भारत के सैनिकों ने अपनी जमीन के बाहर कदम नहीं रखा है और उन्होंने जितनी कार्रवाई की है वो पूरी तरह से LAC के इस पार हुई है। इससे ही यह साफ हो जाता है कि चीन के सैनिकों ने ही भारत में अतिक्रमण का मंसूबा बना रखा है, जिसमें वो बार बार नाकाम हो रहे हैं। आज भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ ऐसी समानताएं भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। भारत और चीन दोनों का हजारों साल का समृद्ध इतिहास है। दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों ही देशों पर बरसों तक विदेशियों का शासन रहा। भारत 1947 में आजाद हुआ तो चीन में 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति आई। नया भारत दुनिया भर में शांति और अहिंसा की बात पर खुलेपन और उदारवाद की बातें कर रहा था, तो चीन डर और शक की बुनियाद पर अपने दरवाजों को बंद करने में जुटा था। माओ त्से-तुंग के चीन को आजाद भारत के दो नेताओं ने समय रहते ही पहचान लिया था। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में दिए अपने भाषण में चीन को लेकर आगाह किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने तभी कह दिया था कि चीन स्वभाव से ही साम्राज्यवादी है और वो एक दिन विश्वासघात कर सकता है। उस दौर की सियासत में अंबेडकर से काफी दूर माने जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर ने भी चीन की चालबाजियों को ताड़ लिया। हिंदू महासभा और अभिनव भारत से जुड़े रहे वीर सावरकर ने केसरी अखबार में छपे लेख में चीन की विस्तारवादी नीतियों से संभल कर रहने की नसीहत दी थी। इस बीच तिब्बत हथियाने के बाद माओ का एक बयान भी आ चुका था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तिब्बत तो चीन की हथेली की तरह है, जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल हैं। और इसके कुछ ही साल बाद 1962 में चीन ने वही किया जिसकी अंबेडकर और सावरकर ने आशंका जताई थी।
भारत ने 1962 से सबक लिया और इसके बाद चीन को उसी की तरह से कूटनीति के जाल में उलझाने की नीति पर काम शुरू। क्योंकि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में लिखी विदुर नीति में कहा गया है, शठे शाठ्यम समाचरेत। अंग्रेजी में इसी को टिट फॉर टैट कहते हैं। और आज की तारीख में चीन को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल जैसे को तैसा वाली नीति ही बिल्कुल सही नजर आ रही। ताजा खबर यह है कि चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दुगना करने का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो दूसरे देशों में अपने फौजी अड्डे भी बढ़ा रहा है, जहां से अमेरिका को निशाना बनाया जा सके और भारत को डराया जा सके। साफ है, चीन एक बार फिर से गीदड़ भपकी का रास्ता अपनाने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका और भारत दोनों ही चीन की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ है। LAC पर मुंह की खाया चीन। दक्षिण चीन सागर में चौतरफा घिरा चीन। ताइवान ने भी चीन को सिखाया सबक। पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हुई एकजुट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुर्सी संभालने के बाद चीन की विस्तारवादी नीति को इतनी हवा दी कि अब वो शोलों में बदल गई है और इन शोलों की तपिश अब खुद चीन को महसूस हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति अब चीन को भारी पड़ने लगी है, क्योंकि इसी नीति की वजह से चीन एक तरफ तो पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया, तो दूसरी ओर इस नीति की वजह से चीन को पूरी दुनिया में जगह जगह मुंह की खानी पड़ रही है। पैंगोंग में चीन की हरकत को देखने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। भारत चीन से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि समझौता तो भारत की शर्तों पर ही होगा। साथ ही सैन्य मोर्चे पर भी भारत ने चीन को उसी की जबान पर जवाब देना शुरू किया। जब चीन ने दक्षिण पैंगोंग के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने उसे वहां से खदेड़ दिया और पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। भारत यही नहीं रुका, भारत ने उत्तरी पैंगोंग के इलाके में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दक्षिणी पैंगोंग के इलाके को पूरी तरह से काबू में करने के बाद अब उत्तरी पैंगोंग इलाके में भी विजय अभियान तेज कर दिया है। भारत की कोशिश ये है कि चीन को अब किसी तरह की मोहलत न दी जाए, इसलिए उत्तरी पैंगोंग में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने सबसे पहले उत्तरी पैंगोंग की फिंगर 4 पर ऑपरेशन शुरू किया है। भारतीय सेना ने पहली ही कोशिश में फिंगर 4 की सभी एडवांटेज पोस्ट पर झंडे गाड़ दिए हैं। इसके साथ ही अब फिंगर 4 के रणनीतिक इलाकों में नई पोस्ट बनाई जा रही है और सेना ने फिंगर 4 के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। यहां भारतीय सेना की पोस्ट चीन की सेना के बिल्कुल सामने तैयार की गई है। पैंगोंग झील का इलाका वर्षों से भारत और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है, बल्कि कहें दशकों से। अब हुआ ये कि जब गलवान घाटी में चीन की शिकस्त हुई तो उसने सोची समझी साजिश के तहत यहां पैंगोंग झील पे अपनी घुसपैठ तेज की। भारत इस बार अलर्ट था और वो जानता था कि ऐसा कुछ हरकत चीन कर सकता है, लिहाजा अपने सैनिकों को उसने अलर्ट किया और उन पॉइंट पर उसने काबिज हो गया जहां से अब अगर चीन घुसपैठ करना चाहेगा भी तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। भारतीय सेना ने जहां LAC पर चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है, वहीं भारत सरकार नई दिल्ली से ऐसा ऑपरेशन शुरू कर चुकी है जिसकी चोट सीधे बीजिंग को लग रही है। सरकार ने एक बार फिर चीन के खजाने पर ऐसी चोट की है जिससे चीन बौखला उठा है। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए हैं। इस बार सरकार ने चीन के 118 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। प्रतिबंधित होने वाले ऐप में चीन का मशहूर PUBG ऐप भी शामिल है। सरकार ने ये पाबंदी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाई है। इस तरह भारत सरकार ने तीसरी बार चीन के ऐप को प्रतिबंधित करने की लिस्ट जारी की है।
भारत अब तक चीन के 200 से ज्यादा ऐप पर पाबंदी लगा चुका है। भारत के साथ साथ दुनिया के बहुत से देश चीन के ऐप पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस पाबंदी का सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर होता है, क्योंकि इन ऐप से चीन की कंपनियों को काफी कमाई होती है और भारत जैसे 1.25 करोड़ की आबादी वाले देश में किसी ऐप पर पाबंदी लगने से ऐप कंपनी को बड़ा झटका लगता है, जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देखते हैं इसका दूरगामी परिणाम जरूर निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट होगा चाइना पर और इसके लिए बहुत गट्स चाहिए थे। चीन के खिलाफ सिर्फ भारत ने ही सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला नहीं शुरू किया, बल्कि दुनिया के बहुत से देश अब चीन की विस्तारवादी नीति से तंग आकर एकजुट हो रहे हैं और चीन के खिलाफ महामोर्चा तैयार हो रहा है। चीन पर लगाम लगाने के लिए अब भारत के साथ अमेरिका भी खड़ा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी चीन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इस तरह चीन को काबू में करने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक मंच पर आ चुके हैं। चीन भी यह समझ चुका है कि अब वो दुनिया में अकेला पड़ चुका है। शायद यही वजह है कि अब उसने वो रास्ता चुन लिया है जिससे पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने परमाणु हथियारों को लेकर एक नई पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत चीन बहुत तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है और चीन का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में उसे अपने परमाणु हथियारों की संख्या दोगुनी करनी है। इसके साथ ही चीन अमेरिका तक पहुंच सकने वाली मिसाइल बनाने में भी जुटा हुआ है। चीन की कोशिश अपने देश से अमेरिका तक परमाणु हमला करने की क्षमता विकसित करने की है। ये कोई बहुत ही सीक्रेट चीज नहीं है। ये सबको मालूम है कि चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने में लगा हुआ है और अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल रेंज है उसको भी बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे कि वो पूरा अमेरिका कवर कर सके। जो ये रोग नेशंस हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो और पाकिस्तान हो, ये निरंतर इसी प्रयास में है कि न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ाई जाए। चीन की नीतियों और उसकी तैयारियों से साफ है कि चीन अपनी जमीन की भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया है। एक तरफ वो अपनी जमीन की भूख मिटाने के लिए कमजोर देशों को डराने पर लगा है, तो दूसरी ओर वो अमेरिका जैसे मजबूत देश के खिलाफ परमाणु हथियार बनाने में जुट गया है, जो उसके रास्ते